गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वो पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो हमारा फर्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है पोर्शन इसका प्रेजेंट टेंस का उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको क्लियर रूप से समझने के लिए आपको मैं फिर से उसी बात पर लाता हूँ। हमने प्रेजेंट के 4 टुकड़े किए थे जिनको हमने नाम दिया था इंडेफिनेट, दूसरे का हमने नाम दिया था कॉन्टिन्यूअस, तीसरे को हमने नाम दिया था परफेक्ट और चौथे को नाम दिया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इंडेफिनेट। एक बात को मैं आपको बताऊं तो अगर हम सोचें तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट जो हमारा टेंस है वो सबसे इजी भी है और सबसे हार्ड भी है। इजी इसलिए है कि इसमें हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। हार्ड इसलिए है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा रूल्स हैं और एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडेफिनेट में से ही पूछे जाते हैं। अब हम इन चारों पोर्शंस की बात करें। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इस पढ़ाने की जो हमारी वर्ब है, जो काम हो रहा है, उसके बारे में हमें कोई डेफिनेट जानकारी नहीं मिल रही है कि मैं कब पढ़ाता हूँ, कौन से टाइम पर पढ़ाता हूँ, रोज़ाना पढ़ाता हूँ या वीकली पढ़ाता हूँ, आदि जानकारी है। इसीलिए इसका नाम भी क्या निकाला गया है, इंडेफिनेट। यानी इसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं कि ये पढ़ाने का काम कब होता है। दूसरा, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तीसरी बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, तो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी बात को मैं और आगे बढ़ाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके अंदर जो मेन बात है उसको समझने के लिए आपको मैं 3 जो ये हिंट हैं वो आपको समझाता हूँ। एस, पी और ई। ये एस से आप समझो स्टार्टिंग, पी से आप समझो प्रोसेसिंग, ई से आप समझो एंडिंग। यानी ये 3 प्रोसेस हमें देखनी है कि इन टुकड़ों के अंदर कौन से के अंदर कौन सा भाग काम कर रहा है। जैसे मैंने आई टीच इंग्लिश, तो सबसे पहले आप इसको ढूंढेंगे, इसके अंदर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो हमें ये पता लग रहा है कि मैंने अंग्रेजी पढ़ाना कब शुरू किया था, तो इसका हमें कोई भान नहीं होता है। दूसरी चीज़ हम इसमें चेक करें प्रोसेसिंग, यानी जो अंग्रेजी पढ़ाने का काम अब वर्तमान में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसके अंदर प्रोसेसिंग भी नहीं है। अब जो अंग्रेजी पढ़ाने का जो काम करता हूँ मैं, क्या वो मैंने ख़त्म कर दिया है, क्या मैं कल नहीं पढ़ाऊँगा, परसों नहीं पढ़ाऊँगा, इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। यानी एंडिंग का भी कोई ज्ञान नहीं है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर हमें न स्टार्टिंग का पता होता है, न प्रोसेसिंग का और न एंडिंग का। बाकी जो हमारे पोर्शंस हैं, जैसे कंटिन्यूस पर बात करें तो कंटिन्यूस में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें हमें शुरुआत को तो पता नहीं है, स्टार्टिंग का तो, लेकिन जो प्रोसेस अब हो रही है यानी इस प्रोसेसिंग का इसके अंदर हमें पता लगता है। कंटिन्यूस के अंदर प्रोसेसिंग होती है। अगले भाग पर जाएं तो परफेक्ट में हमें स्टार्टिंग का पता नहीं होता, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, यानी पता नहीं मैंने अंग्रेजी पढ़ानी कब शुरू की थी और मैं अब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा चुका हूँ, यानी वो प्रोसेस है वो उसका एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है, तो इसके अंदर अपनी एंडिंग आती है। अगला जो टुकड़ा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अंदर क्या होता है, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स स्टार्टिंग का हमें पता नहीं है और प्रोसेसिंग अब हो रही है और एंडिंग का कोई पता नहीं है कि हम कब तक मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। अब मैं वापस बात करूँ इसी टॉपिक पर, तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसके अंदर हमें तीनों ही प्रोसेस का पता नहीं होता, न स्टार्टिंग का, न प्रोसेसिंग का, न एंडिंग का। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है इंडेफिनेट। यानी न शुरुआत का पता है, न प्रोसेस अब हो रही है और न ये पता कि वो क्रिया कब खत्म होगी, तो ये होता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब आगे बात करूँ मैं तो अपनी जितनी भी गाइड्स हैं बुक्स में, उनमें हमें नॉर्मल सा एक नियम दिया रहता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। तो ये जो बातें हैं ये पुरानी हो चुकी हैं। ये ता है ती वाला नियम हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ एक बेसिक सा नियम है
जो आपको लगभग 60-70% काम करेगा। इसको और समझाने के लिए जो ता है ती है, इसको क्लियर करने के लिए आपको मैं 3 सेंटेंसेज लिखता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। अब हम इस सेंटेंस की हिंदी देखें, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो, तो प्रधानमंत्री कल जयपुर जाएंगे। तो हमारा वो नियम भंग हो रहा है, इसमें ता है ती है नहीं आ रहा, गा गे गी आ रहा है, जबकि हमें ये पढ़ाया गया है कि जिस सेंटेंस के अंदर गा गे गी आते हैं वो फ्यूचर का होता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो किससे पता लगता है आपको, विजिट के एस लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंत में ता है ती है या ते हों। सेकंड सेंटेंस, आई एम ए टीचर, ये सेंटेंस लिखा, इसका अर्थ है मैं एक अध्यापक हूँ। इसके अंदर भी कहीं ता है ती है ते नहीं है, ये हमें क्या बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है। तो दूसरी बात जिसके अंदर स्टेट आती है वो भी किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके अंदर में अपना वो रूल है वो भंग हो गया है। तीसरा सेंटेंस एक और दिखाता हूँ आपको, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इसके अंदर भी कहीं ता है ती है नज़र नहीं आ रहा, जबकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके अंदर ये हैव क्या है, ये पोजीशन दर्शाता है, स्वामित्व है, किसी चीज़ पर अपना अधिकार होना। ये इन्हीं दोनों सेंटेंस में जो एम है और हैव हैं, ये मेन वर्ब का काम कर रही है, न कि हेल्पिंग वर्ब का। और ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब ही होती है। क्लियर है? तो इन 3 सेंटेंस से मैं समझता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते हों तो ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। अब इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके जो यूजेज हैं वो देख लें आप। यूजेज हैं इसके 3 या 4 बेसिक यूजेज हैं वही, और सबसे ज़्यादा यूज यही होता है। पहला इसका यूज है हमारे जितने भी हैबिचुअल फैक्ट्स हैं या एक्ट्स बोलो, फैक्ट्स नहीं एक्ट्स, जितने भी अपने आदतन कार्य हैं या रोज़मर्रा के डेली के जो काम हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। दूसरा, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जिनको आप कह सकते हो शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य, जिनके अंदर कोई चेंज न हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो पहले से लगा रही है, सदियों से, आज भी लगा रही है और आगे भी लगाती रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। थर्ड है इसके अंदर प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, यानी कहावतें और मुहावरे। ये जितने भी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। तो ये जितनी भी कहावतें मुहावरे हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट होते हैं। चौथा इसका जो बड़ा मज़ेदार रूल्स है, जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा था उसके ऊपर अप्लाई होता है, यानी फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, यानी भविष्य के जो सुनियोजित कार्यक्रम या एक्शन हमारे काम हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि प्रधानमंत्री कल जयपुर जाएंगे, तो उनका जो प्रोग्राम है वो फिक्स है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, वो पहले से बना दिया गया है किसी कमेटी के द्वारा, उसके ऊपर हमारे जाने या न जाने से कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैं कल जयपुर जाऊँगा, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कह सकते, क्योंकि हम कल जयपुर जाएं या न जाएं ये अपने ऊपर निर्भर है। तो हो सकता है मैं न भी जाऊं, तो किसके अंदर काउंट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। जबकि जो फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन है, जो किसी बड़ी संस्था द्वारा, किसी अधिकारी द्वारा, किसी बड़े
नेता द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके मोटे मोटे 4 यूजेज हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं, हर टेंस के अंदर आपको कुछ पहचान करने के लिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनको मैं कीवर्ड्स का नाम देता हूँ। तो इस टेंस के अंदर भी कुछ कीवर्ड्स या एडवर्ब्स हैं जिनसे कि आप पहचान कर लोगे कि वास्तव में इस टेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है। तो ये मैंने लिखा, इसके जो कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको आप कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। पहला है जैसे हमारा सेल्डम, दूसरा है हमारा ऑफन, तीसरा है हमारा रेयरली, आगे है यूजुअली, इसके बाद है एवरी। इस एवरी के बाद मैं कोष्टक बना रहा हूँ, इसके बाद एवरी के बाद वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो इनको मैंने कोष्टक में कर दिया है। एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑलवेज है, ठीक है, डेली है, और भी है 5-7। तो ये क्या है, इसको पहचान करने के कुछ एडवर्ब्स या कीवर्ड्स हैं जो हमें और क्लियर कर देते हैं कि वास्तव में इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था शुरू में, जो लिखा था आई टीच इंग्लिश, ये यहाँ तक भी अपना सेंटेंस सही है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। लेकिन इसके आगे जैसे मैं डेली लगा दूँ तो अपना जो सेंटेंस का भाव है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं रोज़ाना अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये जो डेली वर्ड है हमारा, ये एडवर्ब का काम करता है और हमारे सेंटेंस को और थोड़ा क्लियर कर देता है कि एक्चुअल में इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये हो गए हमारे एडवर्ब्स जो हमें पहचान करने के काम में आते हैं। अब चलते हैं इसके बेसिक जो सेंटेंसेज हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। 3 प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखेंगे और उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। एक बात मैं बता दूं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। जो इस वीडियो को मेरा दावा है कि अंत तक देखेगा वो अपनी लाइफ में कभी भी इंडेफिनेट के बारे में कंफ्यूज नहीं होगा। उसको आज 100% क्लियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में इंडेफिनेट क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसका सेंटेंस हम सबसे पहले बनाना सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज, जो सकारात्मक अपने वाक्य हैं। नॉर्मल सा सेंटेंस पैटर्न है इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 होगी या V5। अब V1 V5 मैं पहले भी बता चुका हूं और क्लियर कर दूं। V1 है अपनी जो बेस फॉर्म है, V5 वो है जिसके मेन वर्ब के अंदर S या ES ऐड होता है। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हम किसके V1 लगाएं और किस सब्जेक्ट के V5 लगाएं। तो इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। अगर अपने सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम ये हों तो हमें उस सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की V5 काम में लेनी। और यदि हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हों तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमें लगानी है V5 और आई, वी, यू, दे इसको लगानी है हमें V1। अब ये आई सब्जेक्ट पर कई बार बात होती है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सभी जो हमारे 12 टेंसेज हैं उनके अंदर सभी के अंदर इसको प्लूरल माना गया है। सिर्फ आगे हम पढ़ेंगे एक पास्ट कंटिन्यूस है जिसके अंदर इसको सिंगुलर माना गया है, अन्यथा ये प्लूरल का ही काम करता है। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब V5 कैसे बनती है, मैंने इसका एग्जाम्पल बताया आपको कि जैसे गो था तो हमने क्या लगाया, गोज। जैसे ईट है, ये है V1, ये है V5, तो ईट का हो गया ईट्स। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम किसके एस लगाएं और किसके ES लगाएं। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जिन वर्ब्स के अंत में SS, CH, S, X, O या Z हों तो उनके अंत में हम ES लगाते हैं। और बाकी जो वर्ब हैं जिनके अंत में ये अक्षर नहीं है
उनके हम एस जोड़ते हैं। तो ये हमारा एस और ईएस क्लियर हो गया कि किसके हमें एस लगाना है और किसके ईएस लगाना है। लेकिन लगाना कब है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी ही सी इट या नेम में से सब्जेक्ट होगा तो ही हमें V5 बनानी है, अन्यथा आई वी यू दे के साथ इसको हमें हमेशा V1 रखना है। तो ये हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस पैटर्न था। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरे जो सेंटेंस हैं, अगला पार्ट है जैसे नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस का हमारा जो सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी टेंस का नहीं, किसी भी टेंस के हमेशा आपको नोट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। इसके अंदर हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू और डज हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं पाई जाती। हमारे 12 टेंसेज में सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू और डज हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि डू कहाँ यूज़ करें और डज कहाँ यूज़ करें। तो हम डू लगाते हैं, डू और डज मैंने दोनों लिख दी, आई वी यू दे। और डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, ही सी इट या कोई नेम, इनके साथ डज का यूज़ करते हैं। और आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू का यूज़ किया जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि दिमाग में रखने वाली बात यह है कि जब डू और डज का यूज़ हो जाता है तो इसके बाद हमारे जो मेन वर्ब है वो हमेशा V1 आएगी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसका कभी भी V5 नहीं बनेगा। इस बात को मैं एक सेंटेंस से क्लियर कर दूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही टीचेज इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस था अफर्मेटिव। इसके अंदर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, जो हमारी मेन वर्ब थी उसके एस जुड़ा हुआ था, ईएस जुड़ा हुआ था। अब इसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, ही, अब मैंने बताया था ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। अब क्या आएगा, नोट। अब टीच इंग्लिश। यानी मेन बात मैं जो आपको समझाना चाहता था, अब यहां पर ही सब्जेक्ट होने के बावजूद भी ये टीचेज नहीं होगा। जब डज का यूज हो गया तो यहां पर V1 ही आएगी, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यहां तक मैं समझता हूं आपके क्लियर हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है और नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है। इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरे हमारे सेंटेंसेज हैं, थर्ड हैं। वैसे होने को आप 4 टाइप के बना सकते हो, इनको इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं आपको 3 प्रकार के सेंटेंस बनाना ही सिखाऊंगा। तो तीसरे हैं हमारे वो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमेशा 2 प्रकार से शुरू हो सकते हैं, यानी हम कहीं पर भी किसी भी टेंस में अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वो 2 ही तरीके से बना सकते हैं। पहला हमारा जो पैटर्न है वो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। पहले इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कैसे बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब से कौन से क्वेश्चन शुरू होंगे, जिनके अंदर जो हमारा प्रश्नवाचक जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो शुरू में मिलेगा अपने को। जैसे मैंने वो सेंटेंस लिखा, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, इसी को मैंने कह दिया क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहां पर आया, शुरू में। तो मैंने लिखा क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है, आगे इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, इसका मैंने आपको एक सेंटेंस पैटर्न लिखता हूं, फिर आपके इजी रहेगा। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, यानी चाहे आप इसको हेल्पिंग वर्ब लिख दो या मैं डायरेक्ट इसको डू डज कह दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड या एडवर्बियल कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, और इंटरोगेटिव। तो अब आपको आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले हमें क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। ये वह हम ही है, तो क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगाते हैं? तो डज ही टीच इंग्लिश, और आगे आ जाएगा इंटरोगेटिव मार्क। यानी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू करने हैं जब हमारा इंटरोगेटिव वर्ड शुरुआत में हो। ये होता हमारा पहला पैटर्न, HV से शुरू होने वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेज। ओके, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका वो है जो होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू होने वाले। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि WH वर्ड क्या है। WH वर्ड्स आप नॉर्मली सभी जानते हो। वो है, वेन है, वाई है, वेयर है, वूम है, हाउ है, ठीक है। ये सभी क्या है? वाट है, वूज है। इनको WH वर्ड इसलिए नाम दिया गया कि इनके अंदर नॉर्मली आपको सभी के अंदर WH मिलेगा। अब इनको बनाया क्यों गया? ये किस काम में आते हैं? प्रश्न बनाने के काम में। इनमें से कुछ रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। अब इनसे शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज हैं वो कैसे होंगे, उसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो आप देख लो एक बार। तो WH वर्ड शुरुआत में आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को और इजी तरीके से लिख दूं तो आप, जब हम इसी को पढ़ रहे हैं तो इसी की लिख देते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यानी उस सूत्र के अंदर सिर्फ हमारी एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है, WH वर्ड। अब इससे शुरू कब करते हैं? जब हमारा इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के कहीं पर भी शुरुआत में ना होकर कहीं पर भी हो सकता है। जैसे मैंने वो पहला सेंटेंस बनाया था, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो हमारा जो क्या वर्ड है वो शुरुआत में आया था। अब मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि वह क्या पढ़ाता है। मान लो मैंने ये लिख दिया, वह क्या पढ़ाता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो इंटरोगेटिव वर्ड है क्या, वो शुरू में ना होकर के बीच में आ गया। तो अब हमें जो वर्ड है इंटरोगेटिव, उसके लिए जो अप्लाई होने वाला WH वर्ड है उससे शुरुआत करनी पड़ती है सेंटेंस की। तो क्या के लिए हम क्या यूज लेते हैं? व्हाट। तो अब हम सूत्र के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले हम लगा देंगे WH वर्ड व्हाट। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज, वो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले हम एक बार सब्जेक्ट लिख लेते हैं ही। तो अब हमें यहां भरनी है ही के अकॉर्डिंग डू और डज। तो व्हाट डज ही टीच।